अस्सलाम वालेकुम नादरीन, खानज़िया एकेडमी में आपका खैर मक़दम है। आज का मेरा मौज़ू शोबे तालीम यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ है। यहाँ मैं डीएड और बीएड के स्टूडेंट्स यानी मुस्तक़बिल के टीचर्स और इन सर्विस जो टीचर अब काम कर रहे हैं, दोनों को मुखातिब करना चाहता हूँ। मेरा टारगेट ख़ासकर मुस्लिम टीचर्स और टीचिंग लाइन से वाबस्ता जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, क्योंकि हमको मौजूदा हालात में अपनी कौम को तालीम और तरबियत के एक ऐसे हथियार से लैस करना है जो 21वीं सदी पर राज कर रहा है। ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और इनोवेटिव है और नई जिद्दत पैदा करने का दौर है। आइए हम तालीमी मैदान में भी मुस्लिम कौम को नई जिद्दत से नए तौर पर उनको तालीम की दौलत से माला माल करते हैं। अगर मुस्लिम कौम को तालीम की दौलत से माला माल किया गया तो फिर दुनिया की कोई भी कौम ना हमें महरूम कर सकती है और ना ही हमें डिस्क्रिमिनेशन से नुकसान पहुंचा सकती है। आज मैं शोबे तालीम के दो अहम इस्तिलाहात फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी दोनों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगरचे कि टेक्नोलॉजी का नया दौर, नई जिद्दत का दौर आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों इस्तिलाहात बुनियादी हैं और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। फ़िलासफ़ी या फ़िलासफ़र, ये जो दोनों इस्तिलाहात है, इसको तो इतना कठिन बना लिया गया है कि ऐसा तसव्वुर किया जाता है कि ये पहले ज़माने में हुआ करते थे, मौजूदा दौर में ये नामुमकिन है। यानी टीचर भी ऐसा ही सोचेगा और स्टूडेंट भी ऐसा सोचेगा तो आगे चल के फ़िलासफ़र कहाँ पैदा होंगे। इसलिए मैं ख़ासकर टीचिंग बरादरी से ये अपील करता हूँ कि वो फ़िलासफ़ी और फ़िलासफ़र का जो आसान उसका जो डेफिनेशन है वो बच्चों को समझाए, ताकि उनको भी ये समझ में आए कि हम भी फ़िलासफ़ी बन सकते हैं। फ़िलासफ़ी एक्चुअली है क्या? फ़िलासफ़ी यानी जिसको उर्दू में फ़लसफ़ा कहते हैं, ये भी यूनानी यानी ग्रीक का एक लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ भी दरअसल दो यूनानी अल्फाज का मजमू है। इसमें यूनानी लफ्ज़ फ़िलोस के माने मोहब्बत या लव के होते हैं और सोफ़िया का जो मतलब होता है विज़डम या हिकमत। यानी अगर दोनों मिला दें फ़िलासफ़ी का मतलब तो लव ऑफ विज़डम यानी हिकमत से मोहब्बत करना, यानी भी किसी भी चीज़ की हिकमत मालूम करना, उसके पीछे है क्या, इसको किस तरीक़े से साबित करना। अपना एक नज़रिया बनाया तो वो नज़रिए को किस तरीक़े से साबित करना, किस तरीक़े से उसका जवाब पैदा करना और किस तरीक़े से उसको मौजू करना, यानी मौजू बनाना उसको। यानी ज़िंदगी के तजुर्बा से हमने जो बात अख़ज़ की और अपना एक नज़रिया पेश किया, इसकी हिकमत क्या है, इसको समझाना फ़लसफ़ा है। फ़िलासफ़ी या फ़लसफ़ा ये क्या है? एक तनक़ीदी तहक़ीक़ है। यानी किसी चीज़ को हम वज़ा कर लें, एक जुमला बना लें या एक नज़रिया बना लें, तो उसको तनक़ीदी नज़रिए से पेश करना कि ऐसा क्यों, और इसको फिर साबित करना और तहक़ीक़ से साबित करना, ये फ़िलासफ़ी है। आम ज़िंदगी के मौज़ूआत पर जो नज़रियात वज़ा करना और इसकी दलील पेश करना, ये आम फ़लसफ़ा है। यानी जो दुनिया के बेशतर बड़े बड़े फ़लसफ़ी गुज़रे हैं, उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ़ आम मौज़ूआत को इख्तियार किया और उसका फ़लसफ़ा पेश किया। जबकि यहाँ गुंजाइश ज़ाती फ़लसफ़े की भी है, यानी हर आदमी अपने अंदर एक फ़लसफ़ी है। हमने देखा कि हर आदमी का अपना एक नज़रिया होता है और उसको समझाने के लिए वो अपने पास दलाइल भी जमा करता है। उसी तरीक़े से जबकि ज़ाती फ़लसफ़ा ये है कि हर चीज़ और हर मौजू पर अपने तजुर्बात की रोशनी में अपने ज़ाती नज़रियात का है ये अख़ज़ किया जाए, ये बना लिया जाए। अक्सर लोग करते हैं, यानी मैं ऐसा मानता हूँ, वही इसलिए कि ऐसा 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 है, समझाने की कोशिश करते हैं। वही एक फ़लसफ़ा है। इस तरह से हर आदमी भी बज़ात ख़ुद एक फ़लसफ़ी हुआ।
अपना ذاتی فلسفہ رکھنے والا بھی ایک فلاسفر ہوتا۔ اس لیے میں اساتذہ برادری کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہر موضوع پر اپنے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے غور و خوض کریں اور عملی میدان میں اپنا فلسفہ تشکیل دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو سیلیبس کی ہے اس کو نہ پڑھائیں، سیلیبس پڑھائیں، بڑے بڑے فلاسفر کے جتنے بھی ان کے نظریات ہیں ان کو پڑھائیں، وہ امتحانی نقطہ نظر ہوا، لیکن اس کے باوجود اپنا بھی فلسفہ تشکیل دیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں اور بچوں کو بھی فلسفی بنانے کی کوشش کریں۔ کوئی ٹیچر اور بی ایڈ یا ڈی ایڈ کا طالب علم اگرچہ کہ سیلیبس میں اپنا فلسفہ شامل نہیں کروا سکتا، لیکن عملی میدان میں جب وہ پہنچ جاتا ہے، جب وہ اپنی پوری اسٹڈیز مکمل کر لے کے پہنچ جاتا ہے، تو ان نظریات کو ضرور لاگو کر سکتا ہے جو اپنے زندگی میں اس نے سیکھا یا اس پر اپنے یعنی تنقیدی نقطہ نظر سے اس پر غور کیا اور اپنے نظریات تشکیل دیے۔ تو اس لیے ہر ٹیچر خود کو ایک فلسفی کی طرح تیار کرے اور اپنی لائن میں نئی جدت پیدا کرے۔ اب موجودہ دور میں اب تعلیمی جو دور چل رہا ہے اس میں جدت کی ضرورت ہے۔ ہم گھسے پٹے ہوئے الفاظ دہراتے جائیں اور رٹاتے جائیں اور خود بھی رٹتے جائیں تو پھر آنے والی نسل بھی یہی رٹ طوطے کی طرح رہیں گی۔ تو بہرحال میں ٹیچنگ لائن سے خاص کر مخاطب اس لیے ہوں کہ موجودہ دور اتنی وسائل کا دور ہے۔ قدیم زمانے میں وسائل نہیں ہوتے تھے۔ کسی کو فلاسفر بننے کے لیے، کسی کو سائیکالوجسٹ بننے کے لیے، جو جدت کرنے کے لیے اتنے وسائل دستیاب نہیں تھے۔ موجودہ دور میں ایک سیل فون کی صورت میں ساری دنیا اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ہر چیز پہ وہ یعنی تحقیق بھی کر سکتا، کوئی اسٹوڈنٹ بھی اور ٹیچر بھی۔ تو اس لیے تحقیق کو یعنی اپنا کیا بنا لیں، ایک طریقہ بنا لیں۔ بہرحال میں نے یہاں دونوں الفاظ جو فلاسفر اور سائیکالوجسٹ جو بڑے دقیق سمجھ میں آتے تھے، جن کو سنتے ہی ارے یہ ہم تو نہیں ہو سکتے تھے، نہیں ہو سکتے ہیں، یا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ فلاسفی ایک الگ مخلوق ہوتی ہے، فلاسفر اور سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ الگ پیدا ہوتا ہے۔ یہ عجیب عجیب قسم کے ہمارے تصورات ہیں نا، اس کو ہم اپنے دماغ سے بھی نکالیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے دماغ سے بھی نکالیں، تاکہ ایک بہت ہی تعلیم یافتہ اور بہت ہی یعنی اچھا معاشرہ تیار کر سکیں۔ سائیکالوجی دو یونانی یعنی گریک ورڈز کا مجموعہ ہے۔ پہلا یونانی لفظ سائیکی ہے۔ سائیکی، اس میں پی کو ہم نہیں پڑھتے، اس کو سائلنٹ کرتے ہیں، PSYCHE، یہ سائیکی لفظ ہے۔ اسی سائیکی سے سائیکو بھی نکلا اور سائیکالوجی بھی نکلا۔ یونانی میں جو لفظ سائیکی ہے اس کے جو میننگ ہوتے ہیں وہ لائف، سول، اسپرٹ یعنی روح، زندگی، سوچ، ذہنیت وغیرہ ہیں، جسے ہم مائنڈ سیٹ بھی کہتے ہیں۔ جبکہ جو لوجی کا لفظ یونانی لفظ ہے وہ لوگوس سے نکلا، یونانی لفظ لوگوس سے، جس کے معنی ہے علم یا نالج، یعنی جس کے ساتھ بھی ہم لوجی لگاتے تو اس کا علم ایسا ہم اس کو تصور کرتے۔ اس لیے سائیکالوجی بھی یہ کیا ہے، ایک علم ہے۔ اگر ہم سائیکی اور لوجی دونوں کو ملا کر پڑھیں تو اس کا مطلب ہوا روح یا زندگی کا مطالعہ، یعنی سائیکالوجی۔ یہاں ہم انسانوں اور جانوروں دونوں کے مائنڈ سیٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، دونوں کی بھی اپنی اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے۔ یہ رہی سائیکالوجی کا جو کتابی ڈیفینیشن، اور اس ڈیفینیشن کو ہم امتحان میں لکھتے ہیں اور اس کے جوابات تیار کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، اور ڈی ایڈ بی ایڈ کے جو طالب علم ہیں اس کو بطور کورس اس کا استعمال کرتے ہیں۔
लेकिन बड़े ही आसान अंदाज में बीएड और डीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझाना ज़रूरी है कि ये जो साइकोलॉजी है ये या साइकोलॉजिस्ट है ये बहुत ही आसान इसकी डेफिनेशन है। वो आसान अंदाज में जो समझना है वो ये है कि लोगों की आदत और फितरत को समझने का जो इल्म है वो साइकोलॉजी है। अमली तौर पर ये इल्म हम हर गैर पढ़े लिखे जाहिल और तालीम याफ्ता दोनों इंसानों में कुदरती तौर पर पाया जाता है। यानी जो फील्ड में काम करने वाला आदमी है उस तरीक़े की साइकोलॉजी से वो वाकिफ़ हो जाता है और वो उन लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ के वो उनसे उनके दिमागों से खेलता है, इस्तिफ़ादा करता है और उनके साथ वैसे ही पेश आता है जैसे उनकी साइकोलॉजी होती है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम लें तो एक दुकानदार है, अपने तजुर्बे से ग्राहकों की जो इतने भी उसके पास ग्राहक आते ग्राहकों की वो साइकोलॉजी समझ लेता है। जो दुकानदार ग्राहकों की साइकोलॉजी से समझ लेता है तो वो बहुत ही कामयाबी के साथ उन लोगों के साथ ग्राहकों के साथ लेन देन और कारोबार करता है। जबकि एक उस्ताद जो है वो अपनी क्लासरूम के बच्चों की नफ्सियात का साइकोलॉजी से वाकिफ़ होकर क्या करता है, इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करते हुए कामयाबी से क्लासरूम चलाता है। यानी दोनों अपने अपने फील्ड की साइकोलॉजी से, यानी दुकानदार अपने ग्राहकों की साइकोलॉजी से कामयाबी से दुकान चलाता है और टीचर अपने जो बच्चे हैं, जो क्लासरूम के बच्चे हैं, उनकी साइकोलॉजी से वाकिफ़ होकर सही तौर पर क्लासरूम हैंडल भी करता है और बच्चों के साथ यानी सही यानी किसके साथ कैसा पेश आने का है, किसकी साइकोलॉजी क्या है, कौन जल्दी झट खफा हो जाता है और कौन सा बच्चा वो चंद ही दिन के अंदर समझ में आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि टीचर जो होता है वो सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट होता है। एक टीचर को यही करना है कि वो इनफरादी तौर पर हर बच्चे की नफ्सियात को समझना है और उसके मुताबिक उसके साथ पेश आने का है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बच्चों और बड़ों की उमूमी नफ्सियात का मुताला करके और अपनी तजुर्बात की रोशनी में बाज़ उसूल वज़ा करते हैं, उसकी किताबें लिखते हैं और ये किताबें हमें सिलेबस में भी शामिल हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़े फ़िलासफ़र होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी किताबें लिखती हैं और वो सिलेबस में चलती है। और हम न सिर्फ असातिज़ा बल्कि ये असातिज़ा की लाइन के जो स्टूडेंट्स हैं बीएड के डीएड के उसको रटते भी हैं उसको और जहाँ ज़रूरत है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमली तौर पर ये तो किताबी बातें हुई, यानी किताबी बातें किताबी तौर पर समझाने से ना समझ में आती हैं ना उस पर अमल करना सीखा जा सकता है। इसलिए उसको अमली मैदान में आना पड़ेगा। जो इनफरादी जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी है वो जानने के लिए उन बच्चों के साथ गुजारना होगा, उनसे दोस्ती करना होगा जो एक टीचर करता है। जैसे एक दुकानदार को दुकान लगाना पड़ेगा, ग्राहकों के साथ पेश आना पड़ेगा और ग्राहकों की जो साइकोलॉजी है उसको जानने की ज़रूरत पड़ती है। उनके साथ रहेगा तो उसे मालूम होगा, वरना जो ग्राहकों के साथ जूझने का जो अमल है उससे वाकिफ़ नहीं, वो दुकान लगाकर नाकाम हो जाता है या नहीं अगर सीखता वो ये समझता है कि मैं किताब पढ़कर ये ग्राहकों के साथ पेश आऊँगा तो वो मुमकिन नहीं। इसलिए बच्चों की नफ्सियात के हवाले से टीचर एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट होता है। आमतौर पर जो टीचर्स है या बीएड के डीएड के स्टूडेंट्स है वो अपने आप को साइकोलॉजिस्ट मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। हमारा ये अलमिया है अपने आप को कम तक पेश कर लेना। किसी टीचर से हम ये कहें, अगर प्राइमरी टीचर से आप एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट, अरे हमारी उतनी औकात कहाँ भाई, वो तो साइकोलॉजिस्ट तो बड़े बड़े लोग होते हैं। ये ऐसी अजीब अजीब बातें और ऐसी अजीब जो नफ्सियात है वो स्टूडेंट्स को भी वैसी तरीक़े पर बावर कराती है, जिसकी वजह से जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स है या एजुकेशन लाइन के बीएड के डीएड के वो भी इन्हीं की तरह बन जाते हैं कि हमें तो साइकोलॉजिस्ट बनना नहीं है, साइकोलॉजिस्ट हम कहाँ, हमारी इतनी औकात कहाँ, साइकोलॉजिस्ट तो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग तो आसमान से उतरते हैं, ऐसी समझ होती है। तो इस समझ को ख़त्म करने की ज़रूरत है
کہ ہر جو ٹیچر ہے یا ڈی ایڈ بی ایڈ کا اسٹوڈنٹس ہے وہ اپنے آپ کو سائیکالوجسٹ سمجھ کر اگر کلاس روم میں جائے تو اس کے بہترین نتائج ہمیں سامنے آ سکتے ہیں.